गुजरे ज़माने की बात हो गई जब लोग घरों में तिजोरियां रखते थे और उसमें अपना सारा पैसा स्टोर करके रखते थे। लेकिन आज 21वीं सदी के इंसान के लिए ये बात बहुत पुरानी हो गई है। आजकल ज़्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। एंड यस, इवन करप्ट लोग भी अपना पैसा बैंक में रखते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। थैंक्स टू 24/7 बैंकिंग आप जब चाहें अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अबोव ऑल आपको इससे इंटरेस्ट मिलता है। पर क्या हो जिस बैंक में आपने अपना पैसा रखा है उस ब्रांच में डाका पड़ जाए, या फिर इससे भी बुरा वो बैंक ही डूब जाए। Hey, what's up everyone? Welcome to Just Started Investing। किसी बैंक की तिजोरी तोड़कर उसमें से सारा पैसा निकालना इतना आसान काम है नहीं। पर अगर ऐसा हो भी जाए तो भी आजकल सारे बैंक्स ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। एंड हेंस आपका खाता भी ऑनलाइन कनेक्टेड है। और अगर किसी बैंक की एक ब्रांच पूरी तरीके से डूब भी जाएगी तो भी बैंक इससे बंद होने वाला नहीं है। बैंक इतने छोटे और कमज़ोर नहीं होते हैं। तो क्या बैंक डूब सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आपने पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के बारे में सुना होगा। हुआ ये कि इस बैंक में कुछ घोटाला हुआ जिसके बारे में हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये घोटाला बैंक के हिसाब से बहुत बड़ा था। प्रॉब्लम ये हुई कि जब सब लोगों को इसके बारे में पता चला तो बैंक की ब्रांच के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई अपना पैसा निकालने के लिए, जिसके बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सामने आना पड़ा और आरबीआई ने विड्रॉल लिमिट 10,000 तक सेट कर दी। यानी कि आपका बैंक में 5, 15, 50 लाख जितना भी रुपया पड़ा हो आप सिर्फ 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। हालांकि कुछ समय बाद ये लिमिट बढ़ाकर 50,000 और फिर बाद में 1 लाख भी हो गई। बट मेरा काम यहाँ पे भरम फैलाना नहीं है। बैंक के डूबने की नौबत इतनी आसानी से नहीं आती है थैंक्स टू आरबीआई, और ऐसी कंडीशन आती भी है तो भी उसे बेल आउट कर लिया जाता है। मीनिंग उसमें दूसरे बैंक्स या सरकार हिस्सेदारी खरीद लेती है। आपने येस बैंक स्कैम के बारे में भी सुना होगा। इसके लिए भी आरबीआई को सामने आना पड़ा और इसमें भी एक बार विड्रॉल लिमिट 50,000 तक सेट हो गई थी। उसके बाद क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक था, इसे बचाने के लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसे तमाम बड़े बैंकों ने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया और बदले में येस बैंक में हिस्सेदारी खरीद ली। और ये सब करना पड़ा ताकि बैंकिंग व्यवस्था चरमराए नहीं। इसे ठीक से समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि बैंक आखिर काम कैसे करता है। आप किसी बैंक को एक बिजनेस के तरीके से समझ सकते हैं जिसका काम है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरे लोगों को लोन देना। तो बैंक जनरली आपसे 2.5 या 3% के हिसाब से डिपॉजिट लेते हैं और उन्हें 8, 10 या 12% के हिसाब से दूसरों को लोन दे देते हैं, और इसी इंटरेस्ट के बीच का अंतर बैंक की कमाई होती है। अब अगर लोग लोन लेकर भाग जाएं तो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी और डिपॉजिटर्स को ब्याज कैसे देगा? ऐसे में बैंक्स लॉस में आ सकते हैं, जिसे बैंक की भाषा में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के अंदर ही कुछ घोटाला हो जाए जिससे बैंक की इमेज खराब हो जाती है, नए अकाउंट्स खुलने बंद हो जाते हैं और पुराने अकाउंट होल्डर अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बैंक के पास कैश की कमी हो जाती है। एक हेल्थी इन्वायरमेंट में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लोन देना चाहेगा जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करे और ये साइकिल चलता रहे। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली छोटे बैंक्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके पास बड़े बैंकों की तुलना में कैश की कमी होती है। तो अगर आप एसबीआई या किसी बड़े बैंक के एफडी के रेट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको 5 या 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा होगा। वहीं अगर आप छोटे बैंक्स को कंपेयर करेंगे तो सेम टाइम पीरियड के लिए आपको 6, 7 या फिर 8% भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो क्या छोटे बैंक्स अनसेफ हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी बैंक अनसेफ नहीं है। ये सारे के सारे आरबीआई की रेगुलेशन से गवर्न होते हैं। बड़े बैंक्स खासतौर से सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें आप टू बिग टू फेल भी कह सकते हैं। यानी कि ये इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर ये डूबेंगे तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को ले डूबेंगे, इसलिए ये फेल हो ही नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें फेल नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके और मेरे जैसे डिपॉजिटर्स की सेविंग्स की सेफ्टी के लिए लगभग सभी बैंकों ने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है। जी हाँ, DICGC, इसे आप बैंकों का LIC भी कह सकते हैं। और इस इंश्योरेंस के तहत आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन पे करेगा। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बैंक DICGC से इंश्योर्ड है या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने DICGC का ऑफिशियल लिंक शेयर कर दिया है, उसमें जाकर के आप लिस्ट देख सकते हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख एक बैंक अकाउंट में और दूसरे 5 लाख दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि DICGC में रजिस्टर्ड हो। सो यस, मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है
कि जस्ट इन केस कोई क्राइसिस आता है तो सबसे पहले विड्रॉल लिमिट घट जाती है और मे बी सिचुएशन को नॉर्मल होने में 6 महीने लग जाएं। तो इस बीच अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये 6 महीने आप पर भारी पड़ सकते हैं।